बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम लेके आए हैं फर्स्ट ईयर के सिविक्स की बुक है, जिसको शौर शौहरियत भी कहते हैं। पार्ट 1 की है ये। बेसिकली फर्स्ट ईयर की इसका हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था। इसकी सीरीज स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके अंदर ना सिर्फ आपको डिफ़िकल्ट वर्ड ईजी वर्डिंग में करवाए जाते हैं और कटिंग करवाई जाती है अंदर फजूल लाइनों की, और इसके साथ साथ जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट होते हैं टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस वो भी लगवाए जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट हो लॉन्ग हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह MCQs की सीरीज़ भी बनेंगी साथ साथ, और जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन वो भी विद आंसर शेयर किए जाएंगे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से स्टूडेंट का फ़ायदा हो सके। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो को। ये यूनिट नंबर 1 हमारा चल रहा है। इससे पहले वाला एक वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पर, जिसने पीछे से नहीं कवर किया वो पहले जाकर वो कवर कर सकता है। चलिए आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है इल्म शहरियत की नोयत या शहर बहती साइंस और फ़न। ठीक है, इल्म शहरियत क्या होता है उसके बारे में थोड़ी नॉलेज लेंगे, और साइंस दान इसके बारे में क्या कहते हैं। इल्म शहरियत की नोयत के बारे में फ़क्रीन 2 ग्रोहों में बटे हुए हैं। असल में मुफक्किरीन क्या हैं? जो साइंसदान हैं, तजर्बात वगैरह करते रहते हैं। वो ही आपस में मानता नहीं है कि साइंस है या नहीं है। कुछ की राय कुछ है और कुछ की कुछ है। बाद मुफक्किरीन इल्म शहरियत को साइंस से क्लेम करते हैं, जबकि कुछ इसे साइंस नहीं करते। इस इख्तिलाफ का हल साइंस के तरीके से रोशनी में निकाला जा सकता है। क्या है साइंस का मफ़हूम? साइंस बाज़ाब्ता इल्म के लुग़वी मायने जानने के हैं। इसके तरीक़े इन अल्फ़ाज़ में की जा सकती है। साइंस ऐसी मालूमात और वाक़े के मजमूए का नाम है जिनको बाकायदा तौर पर गैर जानबदाराना मुशाहदात और तजुर्बात के बाद हासिल करके बाकायदा असूल की शक्ल दी गई हो। साइंस क्या है? साइंस आप सबको पता है कि इसके अंदर मुख्तलिफ मालूमात को इकट्ठा किया जाता है और तजर्बे वगैरह किए जाते हैं, और फिर नतीजा अख़ज़ किया जाता है, और जो नतीजा अख़ज़ किया जाता है उसको बिल्कुल करेक्टली माना जाता है कि यही ठीक है। ये एक है साइंस का मफ़हूम है। ठीक है, साइंस ऐसे मालूमात और वाक़िअत के मजमूए का नाम है जिनको बाकायदा तौर पर ये मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया। रॉबर्ट रेडफील्ड के बकौल तजुर्बात को मुरतब करने के तरीके का नाम साइंस है। तजुर्बात को मुरतब करना मतलब तजुर्बात को तरतीब पाइज करना। साइंस के असूल ठोस अतमी और टोटल होते हैं। ज़बान और मकान के तब्दीली से उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसलन तजर्बा गाह में 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन बनाने से पानी बनता है। जैसे पानी का जो फार्मूला होता है वो होता है H2O। ये आपको सबको पता होगा। इसमें जो हाइड्रोजन है वो 2 होते हैं, ऑक्सीजन जो होता है वो 1 होता है। तो वो कहते हैं इन दोनों को साइंस की रूह से आप करेंगे, मतलब कि ऐड करें तो वाटर ही बनेगा, कोई और चीज़ नहीं बनेगी। ये एक साइंस से प्रूव हो चुकी है थ्योरी। तो ये यही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी कभी। ठोस अजिसाम हरारत से फैलते हैं। न्यूटन के कशिश शकल के असूल लॉ ऑफ ग्रेविटी या हमने फिज़िक्स में पढ़ा होगा के तहत चीज़ें ऊपर से नीचे गिरती हैं। इसके बाद दुनिया में कहीं भी किए जाएँ नतीजा यकसा होगा। यकसा कहते हैं एक जैसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब इसमें से रॉबर्ट फील्ड ने क्या कहा था, ये लाइन आपने से याद नहीं है, बाकी तरह समझने के लिए इम्पोर्टेंट था। कोई MCQ वगैरह आ जाता है तो आप कर सकते हैं। आगे हम मुखालिफ में दलाइल। इल्म शहर को साइंस ना मानने वाले जो मुफक्किरीन हैं वो क्या कहते हैं, देख लेते हैं। आगे उन्होंने पॉइंट्स बता दिए। सबसे पहला है तजर्बा गाह की अदम मौजूदगी। मतलब जहाँ पे तजर्बे करने हैं वही लेबॉर्ट्रीज़ नहीं होती अवेलेबल, साइंस की होती है, लेकिन इसकी अभी तक अवेलेबल नहीं है। जब जगह ही नहीं होगी तो सारे मुशाहिदा करने में भी तो मुश्किल होगी ना। जब सारा सामान एक जगह होगा तो वो करना आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। तबई अलूम मसलन केमिस्ट्री फिज़िक्स और अलजबरा का असूल अख़ज़ करने के लिए बाकायदा तजर्बा गाहें मौजूद होती हैं। ये वही बात है कि जो मैंने अभी बताई आपको, जिनमें तजर्बा किए जाते हैं, जबकि इनमें शहर के पास तरह की कोई तजर्बा नहीं होती। मतलब लेबॉर्ट्री जिनको आजकल के दौर में कहा जाता है वो नहीं होती, जिसमें अफराद पर तजर्बा करके असूल अख़ज़ किए जा सकें, मतलब तजर्बा निकाल के उनके नतीजे निकाले जा सकें। सेकंड ऑप्शन है ठोस और आफाकी असूलों की अदम मौजूदगी। साइंस के असूल ठोस, हतमी और आफाकी होते हैं। साइंस के जो भी तजर्बा निकलता है वो फाइनल होता है कि ये वाकई 100% ट्रू है, और उसके ठोस उन्होंने प्रूफ भी साथ देते हैं। मसलन केमिस्ट्री का असूल के रूप से 2 हिस्से हाइड्रोजन 1 हिस्सा ऑक्सीजन बनाने से पानी बनता है। ये वही एग्जाम्पल है पीछे वाली। यह असूल 100% दूसरे से कहीं भी दोहराया जाए नतीजा पानी की सूरत में ही निकलेगा। लेकिन में शहर के असूल में इस तरह ठोस और आफाक नहीं होते, और इस तरह के 100% रिजल्ट नहीं आते।
आगे है वाज़ेह इस्लाहात की अदम मौजूदगी। साइंसी मसलन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी वगैरह की इस्लाहात वाज़ेह और फाकी होती हैं। मतलब फिजिक्स में न्यूटन का कशी का सर्कल का असूल पूरी दुनिया में यकसा तौर पर तस्लीम किया जाता है। यकसा मतलब एक जैसा माना जाता है, उसमें कोई अपनी से तब्दीली नहीं कर सकता। जबकि इनमें शहर के इस्लाहात इस तरह वाज़ेह नहीं, बल्कि इनमें उलझाव पैदा करते, उलझाव कहते हैं उसके मुख्तलिफ थ्योरीज वो क्या पेश की जाती हैं। मुख्तलिफ तरह हर लोग का जो नज़रिया है इस पर वो अलग अलग है। मतलब कोई पाकिस्तान के लिए पार्लियामेंट्री निज़ाम को बेहतरीन करता है, जबकि दूसरा सदारती निज़ाम को बेहतर समझता है। एक साइंस की रूह से है जो जिसमें इत्तेफाक नहीं पाया जाता लोगों में। आगे है तरीक़ा तहक़ीक़ का फ़र्क। तबी इल्म का एक मुसलमान मुतफ़क़ा तरीक़ा तहक़ीक़ है जिसमें मुहक़्क़िक़ गैर जानबदाराना को तहक़ीक़ कर सकता है। मतलब गैर जानबदाराना कहते हैं जो कि पहले से कह लें जिसको इतना कोई तजुर्बा नहीं है किसी चीज़ का, वो भी तहक़ीक़ करता है इसमें। जबकि इनमें शहर में माहिरीन के जज्बात और साथ तहक़ीक़ के नज़ारे पर अंदाज होते हैं, जिसे दूसरे मुतालक़त करना मुश्किल हो जाता है। आगे है अदात और जज्बात में फ़र्क। इल्म शहर के असूलों का ताल्लुक़ रियासत में बसने वाले अफ़राद से होता है, जिनके अदात एतबार में फ़र्क होता है। जो भी इल्म शहर के असूल होते हैं उसका जो ताल्लुक़ होता है वो रियासत से होता है, उसके अंदर जो बसते हैं अफ़राद लोग उनसे होता है। जैसे रस्म व रिवाज, मज़हबी इख्तिलाफ़ात, उन मुख्तलिफ़ लोगों का मिजाज भी मुख्तलिफ होता है। इसलिए एक मुल्क में कामयाब होने वाला निज़ाम ज़रूरी नहीं कि दूसरे मुल्क में भी कामयाबी से हमकरार हो। जबकि तबई इल्म के नताइज पूरी दुनिया में यकसा होते हैं, एक जैसे होते हैं। मतलब पानी का नुक्ता फुलगाव पूरी दुनिया में एक है। ये वो ही पानी के एग्जाम्पल को बनाने तक लेके आ रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, इसके अंदर जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताती हूँ। मुखालिफ में दलाइल थे इल्म शहर के, तो वो पूछ सकते हैं इल्म शहर के मुखालिफिन ने जो दलाइल दिए थे उनके नाम लिखें या कौन कौन से दलाइल दिए थे, तो उसके अंदर ये आप पॉइंट्स के नेम लिखेंगे। अगर आपको ये लॉन्ग में आता है तो उसमें ये तजुर्बा उसमें भी आप थोड़ी थोड़ी डिटेल ऐड करेंगे। आप अपनी वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी है आप रट्टा ही लगाएं, ठीक है। और इसके अंदर से पॉइंट्स में से जो शॉर्ट बन के आ सकता है, जैसे तजुर्बा गाह की अदम मौजूदगी है ये, तो ये आ सकता है कि मुखालिफ में दलाइल तजुर्बा गाह की अदम मौजूदगी में क्या कहा था या क्या आप जानते हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें से, ठीक है। ये आपने लाजमी करना है। और इसके बाद वाज़ेह गाह की अदम मौजूदगी, तहक़ीक़ का फ़र्क, ये तीसरा तरीक़ा फ़र्क भी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये दो आपने लाजमी करने हैं इनमें से। आगे हक़ में दलाइल, पहले मुखालिफिन के दलाइल तब हक़ में दलाइल है। इसमें भी हम दोनों टॉपिक को डिफरेंस को याद रखना है, आपस में इनको मिक्स नहीं करना। वो मुफक्किरीन जो इल्म शरह को साइंस तस्लीम करते हैं, इस पर दलाइल देते हैं। इसका फर्स्ट है यकसा इत्तेहाद और असूल। देखें, इल्म शहर भी देखकर साइंस मज़ामीन की तरह यकसा और इस्लाहात का हामिल है। मसलन रियासत, इक़्तिदार, आला और जमहूरियत की इस्लाहात पूरी दुनिया में यकसा मफ़हूम में इस्तेमाल होती हैं। अच्छा जी, जो भी इक़्तिदार आला है, जमहूरियत है, वो पूरी दुनिया में बराबर है, एक जैसे असूल हैं, एक जैसे सारा कुछ है, ठीक है। तजर्बात के ज़रिए अक्सर किया गया अक्सर असूल भी दुरुस्त तस्लीम किए जाते हैं। मसलन हुकूक़ और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदलिया इंतज़ामिया में अलहदगी ज़रूरी है। अदलिया कोई फ़ैसला करेगी, इंतज़ामिया कोई फ़ैसला करेगी, फिर उन दोनों के जो नताइज निकलेंगे उस हिसाब से फिर वो क्या है फ़ैसला किया जाता है, हतमी फ़ैसला जो आखिरी फ़ैसला होता है। माशी अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम को दावत देना है। तलीम और माशी मसावत जमहूरी निज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। आगे है तजर्बात व मुशाहदात, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। पूरा इंसानी माशरा इनमें सियासत के तजर्बागाह की हैसियत रखता है। एक जो इंसानी माशरा होता है उसके अंदर जितने भी तजर्बागाहें होती हैं वो सारी क्या आती हैं, इनमें सियासत की तजर्बागाह की हैसियत रखती हैं। मुख्तलिफ रियासतों में जो वाक़या पेश आते हैं इनकी हैसियत तजर्बात की ही होती है। दुनिया में कहीं आमनीयत है तो कहीं जमहूरियत, कहीं पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत तो कहीं सदारती निज़ाम हुकूमत। यह सब इल्म शरह के तालिब इल्म के लिए तजर्बात की हैसियत रखते हैं। फिर तारीख़ इल्म शरह के तजर्बागाह है। गुज़ार के कौल, हुकूमत की हर तब्दीली, हर जंग और हर नया कानून इल्म शरह के लिए एक तजर्बा है। ये ग्लिसाइड एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा था, जिसका आपको कौल को याद रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। या MCQ में पूछ सकते हैं, उन्होंने कौल दिया होगा, पूछेंगे ये किसने कौल कहा था, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरह से आ सकता है। आगे है ठोस और आफाकी असूल। साइंस इल्म, केमिस्ट्री, फिजिक्स की तरह इनमें शहर के बाद असूल भी आफाकी हैसियत रखते हैं। मसलन रियासत के 4 अनासिर आबादी, इलाका, हुकूमत, इक़्तिदार आला हैं। रियासत के 4 अनासिर कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है।
اور امپورٹنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے یاد رکھیے گا. یہ ناصر کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں. ارسطو نے 18,000 سال قبل کہا تھا انسان معاشرتی حیوان ہے. ارسطو نے انسانوں کے بارے میں کیا کہا تھا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. یہ دونوں کویشچن آپ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. آگے ہے علم فلکیات، موسمیات اور ارضیات. علم فلک یا موسم ارضیات کو سائنس تسلیم کیا جاتا ہے، حالانکہ علم موسمیات کی پیشن گوئیاں اکثر غلط ثابت ہوتی ہیں. علم فلکیات کے کئی اصول بھی غلط ثابت ہوئے ہیں. جب انہیں مضامین کو سائنس تسلیم کیا جاتا ہے تو علم شریعت بھی اعتراض کیوں؟ یہ ایک واقعی بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. آگے ہے پیشن گوئیاں. دیکھیں سائنس مضامین کی طرح علم شرح میں بھی پیشن گوئیاں کی جا سکتی ہیں. مثلاً ارسطو نے پیشن گوئیاں کی کہ معاشی عدم مساوات انقلاب کا باعث بنتی ہیں. ابن خلدون نے کہا تھا اختیارات کا چند ہاتھوں میں ارتکار، ٹیکسوں کی زیادتی اور اپنے تمدن کو چھوڑ دینا انقلاب کو دعوت دینا ہے. یہ ابن خلدون نے کیا کہا تھا؟ پیشن گوئیاں کیا پیشن گوئی کی تھی، اس نے اگر کے پاس سنا سکتا ہے تو اس کو آپ بالکل نہیں چھوڑیے گا. اس کے بعد ہے علم شرح بحث سائنس. مطلب بڑے بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ علم شرح بھی ایک سائنس ہے. یہ کیمسٹری، فزکس، بایولوجی وغیرہ کی طرح سائنس نہیں، تاہم یہ ایک سائنس ضرور ہے. علم شرح کا تعلق معاشرتی علوم سے ہے. اس کا موضوع بحث انسان ہے جس کے نتائج کیا ہیں، جدید تحقیق سے ٹھوس اور آفاقی بنتے ہیں. آگے ہے فن کا مفہوم. علمی حقائق یا اصولوں کو علمی شکل دینے کا نام آرٹ یا فن ہے. کسی چیز کے متعلق ہماری باضابطہ معلومات کا نام علم ہے. جب ان باضابطہ معلومات یا حقائق کو عملی زندگی میں بروئے کار لایا جاتا ہے تو اسے فن کا نام دیا جاتا ہے. بروئے کار لانا مطلب عملی زندگی میں اس کو کیا جاتا ہے، کام میں لایا جاتا ہے. گویا علم کے معنی کسی چیز کے متعلق جاننا اور فن اس پر عمل کرنا ہے. مثلاً مصوری کے اصولوں کے متعلق ہماری معلومات علم اور ان اصولوں کے متعلق تصویر کشی کا فن کہلاتی ہیں. ووٹ کے متعلق ہماری معلومات علم اور ووٹ کا عملی طور پر استعمال ایک فن ہے. یہ فن کا مفہوم، یہ بھی ٹاپک موسٹ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ یہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے. آگے ہے علم شرح و بحیثیت فن. اس کے اندر سے MCQs بھی آئیں گے، شورٹ کویسچن بھی آئیں گے اور یہ لانگ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. آگے ہے علم شرح بحیثیت فن. فن کے متعدد اعلیٰ مفہوم کی روشنی میں علم شرحیت ایک فن ہے. سب مفکرین سے فن تسلیم تصور کرتے ہیں. علم شرح کے اصول اور ضابطے وضع کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کو عملی زندگی میں استعمال کر کے شہری اپنی زندگی کو بہتر اور خوشحال بنا سکیں. علم شرح نہ صرف شہریوں کو ان کے حقوق و فرائض سے آگاہ کرتا ہے بلکہ حقوق کے اصول اور فرائض کی ادائیگی پر بھی زور دیتا ہے. علم شرح نہ صرف ہمیں اچھے شہری کے اوصاف سے آگاہ کرتا ہے بلکہ عملی طور پر ان اوصاف کو اپنانے میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے. دراصل علم شرح کا عملی پہلو زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا علم شرح سائنس کے ساتھ ساتھ ایک فن بھی ہے. یہ ٹاپک بھی یہاں ختم ہوتا ہے. اس میں سے جو امپورٹنٹ ہے میں دوبارہ آپ کو اگین بتا دیتی ہوں. تجربات و مشاہدات والا، ٹھوس اور آفاقی اصول والا بھی آپ کر لیں، اور یہاں سے یہ جو شورٹ کویسچن میں نے لگوائے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں. فن کا مفہوم یہ آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا علم شرحیت کا دیگر معاشرتی علوم سے تعلق. علم ایسا سمندر ہے جس کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. مطلب علم اتنا وسیع ہے، اتنا ایک سمندر کی طرح ہے جس کے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ علم کتنا وسیع ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی شخص علم کو عبور کرنے کا تصور نہیں کر سکتا. مطلب کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سارا علم حاصل کر لیا، ہر چیز مجھے آتی ہے. ہر چیز انسان کو کوئی نہ ایک چیز میں یا زیادہ سے زیادہ 10 چیزوں میں مہارت حاصل ہوگی. ہر چیز کا علم کسی انسان کو نہیں ہوتا. اصولوں کے لیے علم کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک طبعی علم ہے اور معاشرتی علوم کے علم ہے. تو یہ آپ یہاں کویسچن آ سکتا ہے علوم کی دو بڑی قسموں کے نام لکھیں یا علوم کی دو بڑی قسمیں بیان کریں. اگر آئے گا کہ بیان کریں تو پھر آپ نے فل ڈیٹیل بھی ساتھ دینی ہے، یہ جو ساتھ آگے لکھی ہے مینشن کی ہوئی ہے. اور اگر یہ آتا ہے کہ نام لکھیں تو طبعی علوم، معاشرتی علوم صرف آپ نیم لکھیں گے. طبعی علوم دیکھ لیتے ہیں. علوم میں بے جان مادہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے. مطلب جو جاندار نہیں ہوتی، نان لیونگ تھنگز ہوتی ہیں، ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے. ان میں کیمسٹری، فزکس، زیولوجی اور الجبرا وغیرہ شامل ہیں. آگے ہے معاشرتی علوم. ان کا موضوع بحث انسان ہوتا ہے. مطلب یہ جاندار چیزوں پر کیا جاتا ہے مشاہدہ. ان میں شہریت، سیاست، تاریخ، قوانین اور اخلاقیات وغیرہ شامل ہیں. یہ انہوں نے بکس کے حساب سے انہوں نے لیونگ نان لیونگ بتائی ہیں کہ جاندار چیزوں اور بے جان چیزوں کا مطالعہ جاتا ہے. اس میں جاندار کا کیا جاتا ہے. اس میں کیمسٹری، فزکس وغیرہ آئیں گی اور اس میں عمرانیات، تاریخ، سیاسیات وغیرہ آئیں گی. انسان کے موضوع پر انہی کتابوں میں بحث کی گئی ہے. تو ہم معاشرتی علم کا بنیادی موضوع انسان اور معاشرہ ہے، لہٰذا ان میں قریبی تعلق بھی پایا جاتا ہے. علم شرح کا دیگر معاشرتی علوم سے تعلق اور فرق یہ ہم اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ کریں گے. امید ہے کہ آپ کو بھرپور سمجھ آئی ہوگی اس لیکچر کی. اور
آپ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن کریں، انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل آپ کو رپلائی کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔